वेलकम स्टूडेंट, मैं उटांडे सर। और दोस्तों आज की क्लास में हम बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस तो ये देखेंगे आप। ये भारत स्किल ऐप का जो क्वेश्चन है, भारत स्किल ऐप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो निम्मी ऐप के जो क्वेश्चन है, निम्मी ऐप के क्वेश्चन या कहेंगे इसे हम भारत स्किल ऐप। तो भारत स्किल ऐप के ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और पिछले बार भी यहीं से क्वेश्चन आए थे। और इस बार अभी सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका पेपर 20/12/2021 से पेपर स्टार्ट हुआ है, उनका भी जो पेपर है यही भारत स्किल ऐप से ही आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए हम सबसे पहले तो ये जो इसके जो MCQ है इसका प्रैक्टिस करेंगे हम। तो देखेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 41। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया है। आप इसके पहले वाला 40 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसके पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए यहां पर देखेंगे कि 41 क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ द कंड्यूट पाइप आर स्पेसिफाइड। देखो ये जो यूनिट है बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस, तो आपने प्रैक्टिकल के समय में क्लीट वायरिंग, वुडन केसिंग कीपिंग वायरिंग, ठीक है, PVC वायरिंग ये पढ़ा होगा आपने, और कंड्यूट वायरिंग, ये जो वायरिंग आपने पढ़ा है यहीं से क्वेश्चन पूरे निकल के बनेंगे। जैसे देखिए आप ये कंड्यूट, तो हाउ द कंड्यूट पाइप आर स्पेसिफाइड, तो यहां पर लिखा हुआ है कि कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, उसे आप कैसे समझेंगे। ठीक है, अब कंड्यूट पाइप को कैसे निर्दिष्ट करेंगे इसके बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। पहले तो कंड्यूट पाइप क्या होता है, कंड्यूट पाइप। अब ये जो कंड्यूट पाइप है इसका उपयोग हम कहां करते हैं। देखो सबसे पहले कंड्यूट पाइप का उपयोग कहां करते हैं हम, वायरिंग करने में। कहां पर यूज करेंगे, वायरिंग करने में। अब जब हम वायरिंग करने में कंड्यूट पाइप का यूज करेंगे तो ये कंड्यूट पाइप की लंबाई, चौड़ाई, गोलाई होगी, मोटाई होगी, इसकी होगी कि नहीं होगी। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इस कंड्यूट पाइप को हम कैसे स्पेसिफाइड करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है लंबाई मीटर में होगा, तो लंबाई हमेशा मीटर में होती है, बात सही है कि नहीं। सेकेंड दिया हुआ है वॉल थिकनेस इन mm, मतलब कि दीवार की मोटाई जो होगी वो किसमें होगी, mm में होगी, बातें नहीं। उसके बाद है इनर डायमीटर इन mm, मतलब कि आंतरिक व्यास mm में होगा, ठीक है। उसके बाद है आउटर डायमीटर इन mm, मतलब बाह्य व्यास mm में होता है। अब मुझे ये बताएंगे आप, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लंबाई को हम यहां पर किसमें लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, बातें नहीं करेंगे आप। लंबाई किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। वाल का थिकनेस अर्थात दीवार की जो मोटाई होगी वो किस में लिखी जाएगी, क्या mm में लिखी जाती है। 4 ऑप्शन में देखेंगे। इनर डायमीटर इन mm, मतलब कि आंतरिक व्यास। तो ये जो पाइप होगा आपका पाइप, ये पाइप में देखेंगे तो ये इसका इंटरनल डायमीटर होगा। एक तो इसका इंटरनल डायमीटर होगा क्योंकि ये पाइप क्या होता है, ऐसा मोटा मिलेगा आपको इस टाइप से। तो यहां पर ये इतना जो भाग होगा इन दोनों के बीच का, ये होगा आपका इंटरनल डायमीटर। और यहां से यहां तक का जो होगा, मतलब कि यहां से यहां तक का मतलब बाहरी भाग, ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल डायमीटर। तो यहां पर क्वेश्चन में यही बोला है कि कंड्यूट पाइप को आप कैसे निर्दिष्ट करेंगे, उसको कैसे स्पेसिफाइड करेंगे। तो ये जो 41 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां पर देखेंगे तो ये जो है बाह्य व्यास mm में होता है। तो कभी भी पाइप का जब उसकी काउंटिंग करते हैं तो इंटरनल डायमीटर को लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसको लेते हैं हम, इंटरनल डायमीटर को लेते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर को नहीं लेते, मतलब कि बाहरी व्यास को नहीं लेते। डायमीटर यानी क्या होता है, व्यास होता है। तो ये जो व्यास है आंतरिक व्यास को लेंगे हम, आंतरिक व्यास को लेंगे हम, बाहरी व्यास को नहीं लिया जाता। अब ये जो व्यास है, ये व्यास मतलब इसके अंदर क्या रहेंगे, तार रहेंगे कि नहीं, इसके अंदर केबल जाएगा, वायर जाएगा। अब ये वायर यदि इसका इंटरनल डायमीटर जब तक नहीं लेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कितने केबल जाएंगे। भाई 4 केबल जाएंगे कि 5 केबल जाएंगे कि 10 केबल जाएंगे। तो देखना आप, इसके पहले जो पाइप आता था वो पतला पाइप आता था और अभी थोड़ा सा मोटा पाइप आता है।
मोटे डायमीटर वाले मतलब ज्यादा डायमीटर वाला, बड़ा डायमीटर वाला पाइप आता है, तो इसमें भी अलग एमएमएम के पाइप आते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनल और आउटर। तो ध्यान देखेंगे इंटरनल और आउटर डायमीटर में इन दोनों में अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब पाइप को आप फिटिंग करेंगे, जैसे कि मानकर चलिए यहाँ पर इंटरनल आप आंतरिक तरीके से यहाँ पर पीवीसी पाइप फिटिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अंडरग्राउंड वायरिंग करना है तो पहले आप यहाँ पर जरी पाइप करेंगे। जरी पाइप करने के बाद आप पाइप को फंसाएंगे, तो आपको पाइप के लिए उतनी जगह ही काटना पड़ेगा जितना उसका साइज है। बात सही है कि नहीं? तो यहाँ पर ये जो पाइप है ये इसके अंदर का इंटरनल डायमीटर हो गया और ये बाहर वाला डायमीटर हो गया। इन दोनों में अंतर यही है कि इंटरनल डायमीटर किसके लिए होता है, वायर के लिए होता है। इंटरनल डायमीटर किसके लिए होगा, वायर के लिए होगा, और एक्सटर्नल जो डायमीटर होगा वो पूरे पाइप के लिए होगा, मतलब उसके स्थान के लिए, जगह के लिए होगा, तो पूरे जगह के लिए होगा। इन दोनों में अंतर यही है। अब बोला है कि कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, मतलब कि इसको स्पेसिफाइड करना है, इसका वर्गीकृत करना है। तो किसी भी कंड्यूट पाइप को स्पेसिफाइड किया जाता है उसके आउटर एरिया की व्यास पर, मतलब कि बाहरी व्यास पर किया जाता है। दो चीज समझ में आ गया आपको, एक तो इंटरनल आंतरिक किसके लिए हो जाएगा, वायर के लिए हो जाएगा, और बाहरी किसके लिए हो जाएगा, यही कंड्यूट पाइप के लिए। तो पाइप जब खरीदने जाओगे तो इंटरनल डायमीटर वाला नहीं देगा आपको, एक्सटर्नल डायमीटर वाला देगा, मतलब कि ऐसा टेप से नापेगा ऊपर से और कितनी मोटाई है, मतलब ये इसके अंदर की जो मोटाई है वो नहीं देगा, ये बाहर की मोटाई को दिखाएगा आपको कि ये कितने एमएम का है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउटर डायमीटर इन एमएम। समझ में आया कि नहीं आपको? इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। ये पाइप है आपका कंड्यूट पाइप, कंड्यूट पाइप आपको इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर रिवायरेबल फ्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके पहले भी एग्जाम में ये आ चुका है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन कि आपके पास जो फ्यूज है उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर रिवायरेबल फ्यूज। तो ये जो रिवायरेबल फ्यूज लिखा हुआ है इसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे। पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर कितना होना चाहिए। तो ये जो रिवायरेबल फ्यूज है, ध्यान से सुनिए, किटकैट फ्यूज के नाम से जानते हैं आप, किटकैट फ्यूज, ठीक है। ये जो किटकैट फ्यूज है यही रिवायरेबल फ्यूज कहलाता है। रिवायरेबल मतलब कि एक बार आपने तार बांध दिया, लोड बढ़ने के कारण फ्यूज आपका उड़ गया, उसके बाद फिर से तार बांध सकते हैं कि नहीं आप। तो ऐसा जो फ्यूज होता है वो रिवायरेबल फ्यूज कहलाता है। ध्यान से सुनिए, अब ये जो रिवायरेबल फ्यूज है उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, मतलब कि कितने फ्यूजिंग फैक्टर पे वो गल जाएगा, उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होना चाहिए। ज्यादा मोटा तार बांधेंगे तो गलेगा नहीं, आपके फ्यूज बांधने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको इतना पतला तार बांधना है कि उसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 रहे। कितना रहे, 1.1 रहे। इतना फ्यूजिंग फैक्टर रहेगा तो ही ये रिवायरेबल फ्यूज काम करेगा, नहीं तो रिवायरेबल फ्यूज काम नहीं करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.11। कुछ बुक में 1.4 दिया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। तो इसका सही आंसर क्या है, 1.11 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 1.11 ही है इसका राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है। बुक में थोड़ा सा गलती दिया है तो वहां से सुधार लीजिएगा आप, थोड़ा गलत दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडर वायर। क्या लिखा है, अंडर राइटर नॉट फॉर पेंडेंट होल्डर, अर्थात कि ये लिखा हुआ है पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है। मतलब कि ये अंडर राइटर को आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब ये समझ में आपको कैसे आएगा, 4 ऑप्शन से समझ में आएगा भैया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है।
क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं हम। सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडर राइटर्स नाउ फॉर पेंडेंट होल्डर। अब ये देखो, ये पेंडेंट होल्डर के बारे में जानते हैं आप? पेंडेंट होल्डर, एंगल होल्डर जानते हैं आप? ये जो पेंडेंट होल्डर है, लटकने वाला होल्डर होता है। जैसे अभी शादियों में देखेंगे ऐसा झूमर बना रहता है और वहां लैंप लगा रहता है, तो लटकने वाला जो होल्डर है वो पेंडेंट होल्डर कहलाता है। इतना समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है? पेंडेंट होल्डर की बात की जा रही है, जो लटकने वाला होल्डर है, हवा तूफान आने से फिर ऐसा हिलते रहता है, ये पेंडेंट होल्डर होगा। तो पेंडेंट होल्डर के संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है? तो आपने देखे होंगे जब होल्डर को लगाते हैं तो अंदर एक गांठ को बांधा जाता है। देखे हो क्या कभी? हाँ बिल्कुल सही। चलिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में समझेंगे। अवॉइड लूज कनेक्शन, क्या लूज कनेक्शन को अवॉइड करने के लिए, मतलब ढीले संयोजन से बचाव के लिए। ऑप्शन बी दिया हुआ है, इंक्रीजेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अर्थात कि यांत्रिक शक्ति में वृद्धि के लिए। या ऑप्शन सी दिया हुआ है, प्रिवेंट एक्सकेसिव कैप कवर प्रेशर, अर्थात कि अत्यधिक कैप कवर दबाव को रोकने के लिए। ये चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, रिड्यूस द स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ एसेसरीज, अर्थात कि सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करने के लिए। तो गांठ जो बांधी जाती है उसको इमेजिन करिए आप। हम पेंडेंट होल्डर लगाते हैं, जैसे शादियों में मंडे में होल्डर लगाते हैं और उसमें CFL लगाते हैं, तो देखना तार में जब उसका कनेक्शन करता है तो एक गांठ बांध देता है वो। ऐसा क्यों करता है? वो उसके वायर पर लोड नहीं पड़ना चाहिए, उसके कनेक्टिंग वायर पर लोड नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो गांठ है और उसके ऊपर जो केप लगी हुई है, वो केप और गांठ के बीच में तनाव नहीं बना रहेगा, मतलब तार टूटने से बच जाएगा और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होगी या हमारा कनेक्शन का संपर्क टूटेगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर कोई बताएगा? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक शक्ति में वृद्धि के लिए, या अत्यधिक केप कवर दबाव को रोकने के लिए, या सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करने के लिए। सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करे या कम करने के लिए। तो जो आपका ये मानकर चलिए ये होल्डर है, ये उसके ऊपर की केप है, समझ में आ रहा है आपको? इसके अंदर हमने बल्ब को लगा दिए, कनेक्शन करेंगे ऊपर वाले पॉइंट में। अब ये कैप है उसकी, तो ये जो कैप है ये इसमें ये चूड़ीदार होता है, ये कसा गया। अब ये जो तार है, इस तार के इन दोनों के बीच में यहाँ पर हम क्या बांधेंगे? गांठ बांधेंगे और तार को बाहर निकाल देंगे। अब ये जो तार का जो प्रेशर है ये जो दोनों पॉइंट पे नहीं रहेगा, किस पर रहेगा? इस होल्डर पे रहेगा, समझ में? इसकी केप पे रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो यही तनाव को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बात नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्यूज। ये आपको दिख रहा है ये फ्यूज, ये किस टाइप का फ्यूज है इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो फ्यूज है ये कौन से प्रकार का फ्यूज है? चलिए 4 ऑप्शन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, देखो डायग्राम को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये डायग्राम इस टाइप से है, इस टाइप से ये बना हुआ है, यहां से इस टाइप से ये बना हुआ है इसका आउटर कवर, और यहां से ये इस टाइप से बना हुआ है। देखिए यहां से ये इस टाइप से बना हुआ है, ये इस टाइप से। अब आपको दिख रहा होगा ये यहां पर एक प्रकार का होल टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज कौन सा फ्यूज है, इससे क्या कहते हैं? इस सर्किट को देखने पर, ये चित्र को देखने पर, डायग्राम को देखने पर आपको कौन सा फ्यूज नजर आ रहा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट है नाइफ एज कार्टिज फ्यूज, मतलब कि चाकू धार कार्टिज फ्यूज। ऑप्शन बी दिया हुआ है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, इसी को कहते हैं HRC, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, इसी को HRC फ्यूज भी कहते हैं, है ना। उसके बाद ऑप्शन सी दिया हुआ है फेरुल कॉन्टेक्ट कार्टिज फ्यूज।
फेरुल कॉन्टेक्ट कार्टिज फ्यूज, मतलब कि ये भी क्या है, FCC, क्या दिया हुआ है, FCC, फेरुल कॉन्टेक्ट कार्टिज फ्यूज। और फर्स्ट वाला दिया है नाइफ एज कार्टिज फ्यूज, मतलब कि KEC, ये KEC है, HRC, FCC, और लास्ट और एक ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन भी चेक करेंगे हम के बाद। लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखो, हाँ, लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी दिया हुआ है, डायस्ड पेंच प्रकार का कार्टिज फ्यूज। अब सब जगह देखो कार्टिज फ्यूज, यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी कार्टिज फ्यूज लिखा हुआ है, नीचे है, यहां पर भी कार्टिज फ्यूज लिखा हुआ है। चलिए ये देखिए, यहां पर भी क्या लिखा है, कार्टिज फ्यूज, यहां पर भी कार्टिज फ्यूज लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में तो आ गया, ये डायग्राम को देखिए कि ये क्या है, कार्टिज फ्यूज है, क्या है, कार्टिज फ्यूज है, ये समझ में आ गया आपको। अब ये जो कार्टिज फ्यूज है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, चलिए उपयोग देखेंगे हम, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, फिर आपको बताते हैं। पहले तो कार्टिज फ्यूज क्या होता है, कार्टिज फ्यूज क्या है, पहले तो फ्यूज को जानिए आप। फ्यूज क्या है, फ्यूज एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है, क्या है, एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है जो ओवरलोड की कंडीशन में सर्किट को, परिपथ को ब्रेक कर देता है, मतलब कि पृथक पृथक कर देता है। ये समझ में आ गया आपको फ्यूज क्या है। उसके बाद है, मैं बार बार समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद क्या है, ये जो कार्टिज फ्यूज है, ये फ्यूज अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहला आपको फ्यूज मिलेगा, ये मिलेगा आपको रिवायरेबल फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज। सेकेंड मिलेगा आपको HRC फ्यूज, क्या मिलेगा, HRC फ्यूज। थर्ड में मिलेगा आपको HRC कार्ट्रिज फ्यूज, क्या मिलेगा, HRC कार्ट्रिज फ्यूज। अब देखिए ये जो रिवायरेबल फ्यूज है, इसके अलग अलग टाइप हैं। पहला टाइप इसमें होता है किटकैट फ्यूज, किटकैट फ्यूज। सेकंड मिलेगा आपको, ये जो किटकैट फ्यूज है, ये भी अलग अलग एम्पियर के होते हैं, 5 एम्पियर, ठीक है, या 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 64 एम्पियर। क्लियर है, 5 या 6 एम्पियर नॉर्मल आपके जो रूम में अभी लगा हुआ है, 5 से 6 एम्पियर का, 16 एम्पियर का भी फ्यूज आता है इसमें, 32 एम्पियर का भी आता है, और 64 एम्पियर का भी फ्यूज आता है। तो ये जो फ्यूज है, ये रिवायरेबल फ्यूज के अंतर्गत आता है, जिनका फ्यूजिंग फैक्टर 1.11 होता है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया इतना। दूसरा है HRC फ्यूज, तो ये H यानी होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, हाई H से, R से रप्चरिंग, और C से कैपेसिटी। तो ये जो HRC फ्यूज है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ट्रेनों में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, ट्रेनों में, साइड में देखना आप, जहां पर एक डब्बा होगा, इस टाइप से डब्बा लगा रहता है, और उस डब्बे में उस ट्रेन की उस बोगी का कनेक्शन रहता है, और उस बोगी का जो कनेक्शन रहता है, वहां पर आपको ये HRC फ्यूज मिलेगा, आपको लगा हुआ। समझ में आ रहा है सभी को। अब ये जो HRC फ्यूज है, इसमें एक और होता है HRC कार्टिज फ्यूज। तो ये जो HRC कार्टिज फ्यूज है, इसका संबंध किससे है, चलिए, ये जो HRC कार्टिज फ्यूज होता है, इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेगा। कैसा मिलेगा, यहां पर आपको कार्ट्रिज में, यहां पर ये जो है आपको कहां देखने मिलेगा, कार्ट्रिज में आपको मिलेगा, यहां पर एक फिल्म मिलेगी, एक फिल्म मिलेगी। इस फिल्म में यहां पर जैसे ही ये खराब हो जाएगा या फ्यूज हो जाएगा, तो यहां पर काला काला धब्बा बन जाएगा। मतलब कि ये मानकर चलिए, यहां से एक थोड़ा सा बारीक सा एक डायफ्राम लगा होता है, जैसे ही अंदर फ्यूज गलता है, तो गलने का संकेत आपको यहां पर ऊपर में मिलेगा। तो ये ट्रेन में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, ट्रेनों की बोगियों में HRC कार्टिज फ्यूज का यूज किया जाता है, ठीक है। और HRC जो फ्यूज है, छोटा सा आपको मिलेगा, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। तो HRC फ्यूज आपको इस टाइप से मिलेगा, इस टाइप से खोल पात्र होगा, और अंदर आपको ये जो तार मिलेगा, ये तार काहे का बना होगा मालूम है आपको, ये तार होगा सिल्वर कलर का, सिल्वर धातु का, ठीक है। और ये टीवी के रिसीवर में मिलेगा, टीवी के रिसीवर में, टीवी में जहां पावर सप्लाई है SMPS में, वहां पर ये मिलेगा आपको।
तो ये वेरी आपको जो कंट्रोल पैनल देखेंगे आप प्रैक्टिकल के समय में जो पैनल बोर्ड देखते हो सामने वर्कशॉप में जाएंगे आप तो वहां पर पैनल बोर्ड में ऐसे गोल गोल 3 कलर ऐसे लगे हुए हैं ब्लैक कलर के। जब आप उसको खोलेंगे तो यहाँ पर HRC फ्यूज लगे हुए होते हैं। और HRC फ्यूज की खासियत ये होती है कि इसका बाहर वाला जो एनवेलप है वो ग्लास का बना होता है, कांच का। किसका बना होता है? कांच का बना होता है। साइड में आपको स्टील की कैप मिलेगी, इस साइड दोनों साइड स्टील की कैप मिलेगी और बीच में अंदर एक चांदी का तार मिलेगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये आपको और कहां देखने मिलेगा? आपके पास बाइक है, बाइक का जो कनेक्शन है वो बैटरी से होता है और जो बैटरी के पहले जो कांटेक्ट मिलेगा तो वहां पर यही HRC फ्यूज लगा रहता है। समझ में आ गया आपको? सबसे पहले रिवायरेबल फ्यूज। तो रिवायरेबल फ्यूज में आपको बताइए किटकैट फ्यूज जो होता है वो 5 से 6 एम्पियर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 64 एम्पियर वाले जो फ्यूज मिलेंगे ये रिवायरेबल फ्यूज होते हैं और ये धारा रेटिंग पर काम करता है। तो जैसे आपके घर में मेन स्विच होगा, मेन स्विच होता है आपके घर में, तो मेन स्विच में आप देखेंगे तो आपको रिवायरेबल फ्यूज मिलेगा वहां पर। तो वो जो रिवायरेबल फ्यूज है वो कौन सा 16 एम्पियर या 32 एम्पियर का होगा, तो उसे कहेंगे रिवायरेबल फ्यूज, ठीक है। बातें नहीं करेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं, नहीं पढ़ना है तो घर के बाहर, क्लास के बाहर चले जाइए आप, ठीक है। चलिए, तो ये रिवायरेबल फ्यूज हो गया। उसके बाद है HRC फ्यूज। ये जो HRC फ्यूज है, ये HRC फ्यूज का काम क्या है मैंने आपको बता दिया। रिसीवर, टीवी, रेडियो उसमें मिलेगा आपको, जहां पर पावर सप्लाई से कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद HRC कार्टिज फ्यूज, इसका ट्रेन की बोगियों में यूज किया जाता है, ट्रेन की बोगियों को सप्लाई देने के लिए यूज किया जाता है। तो ये 16 एम्पियर, 64 एम्पियर, 32 एम्पियर, ये इस टाइप से होगा, वहां पर यूज किया जाएगा। तो ये जो 3 प्रकार के मैंने फ्यूज बताया आपको। अब ये जो फ्यूज है ये किस प्रकार का फ्यूज है, तो ये कौन सा हो जाएगा? HRC कार्ट्रिज फ्यूज, HRC कार्ट्रिज फ्यूज। तो ये इसके अंदर कार्ट्रिज डला होता है और यहाँ पर एक होल मिलेगा आपको। जैसे ये फ्यूज गल जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर काला काला धब्बा बन जाएगा। तो उससे पहचान लेंगे कि ये फ्यूज जो है अब काम का नहीं रहा, फिर हम उसको दूसरा लगाएंगे। इस टाइप से आप इसे समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, आंसर दिया हुआ है बी, ठीक है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो ये जो HRC जो फ्यूज है, ये जो HRC फ्यूज दिख रहा है आपको, ये HRC कार्ट्रिज के अंतर्गत आता है। तो जो HRC कार्ट्रिज लिखा होगा, फेज संयोजक कार्ट्रिज फ्यूज, तो ये इसका आंसर चेंज कर लीजिएगा। बुक में ये वाला दिया है, ये HRC कार्ट्रिज फ्यूज है। आंसर क्या लगाएंगे आप? HRC कार्ट्रिज फ्यूज लगाएंगे। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में मतलब कि जब आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं तब यहाँ पर ये इस टाइप का होल्डर आपको देखने मिलेगा। इस होल्डर का नाम क्या है? कोई बताएगा इस होल्डर का नाम क्या है? चलिए देखेंगे यहाँ पर इस होल्डर का नाम क्या है। अब ये जो होल्डर है ये आपको दिख रहा होगा, ये इस टाइप से इसका कनेक्शन दिख रहा है। यदि इसको बना है यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो ये होल्डर कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहले तो ब्रैकेट होल्डर है, सेकेंड है एडिशन टाइप होल्डर, थर्ड दिया है एंगल स्क्वेयर लैंप होल्डर और फोर्थ दिया हुआ है गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। तो ये होल्डर कौन से प्रकार का होगा? देखने से क्या लग रहा है सर? ये डायग्राम आप देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, इससे क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये किस प्रकार का होल्डर होगा? देखो यहाँ पर स्क्रू टाइप का बना हुआ है, ये यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी इस टाइप से बना हुआ है। तो जिसमें थ्रेड बनी होती है, कसा जाता है, जिसमें थ्रेड बनी होती है इसको कसा जाता है, वो होता है एडिशन। कौन सा होल्डर?
एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर। तो ये जो होल्डर मिलेगा ये एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब ये जो चित्र है ये स्पष्ट रूप से आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप अपने मोबाइल के पीडीएफ में देखेंगे तो ये आपको स्पष्ट दिखेगा। तो इस प्रकार का जो सर्किट डायग्राम आपको जो मिलेगा उसे आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा होल्डर है, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर है। क्लियर है? तो बड़े बड़े जो CFL होंगे उसकी थ्रेड बनी होती है कसने के लिए, या बड़े बड़े आप देखेंगे ये इसका संबंध किससे है? जो स्ट्रीट लाइट में यूज किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में जो यूज किया जाता है, जैसे कि आप देखेंगे सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, तो इसमें थ्रेड बनी होती है। जैसे सोडियम वेपर लैंप पे देखेंगे तो इस प्रकार की थ्रेड बनी होती है। तो ये इस होल्डर में कसने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो ये होल्डर वहीं पर यूज होगा। फिर छोटे छोटे बाइक जो गाड़ियों के आप हेडलाइट देखेंगे उसमें भी थ्रेड बनी होती है कि नहीं? तो उसी थ्रेड में इसको टाइट कसा जाता है, और निकालेंगे भी तो टाइट कस के खोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो थ्रेड जो होती है जिसे चूड़ी कहते हैं, उस चूड़ी के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का होल्डर है। बाकी जो लैंप होल्डर है ये पेंडेंट होल्डर हो गया, आपका एंगल होल्डर हो गया। इसमें तो कुछ नहीं, आप जो सूर्य का बल्ब आता है दोनों साइड में 2 पॉइंट निकलते हैं, इस साइड और इस साइड, उसमें आप कस देते हैं, तो वो नॉर्मल वाला हो गया। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है? चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन वायरिंग सर्किट? तो अभी ईडी के प्रैक्टिकल में ये सिंबल ईडी में पूछा गया था। ईडी में पूछा गया था ना, कुछ सिंबल पूछते हैं ना ईडी में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो ये बताइए ये कौन सा सिंबल है जो सर्किट डायग्राम में आपको यहाँ पर दिख रहा है? चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन वायरिंग सर्किट, अर्थात कि वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? चलिए नाम बताइए इसका। ये इस प्रकार सिंबल दिख रहा है। ऑप्शन ए दिया है लिंक, ऑप्शन बी दिया हुआ है फ्यूज, ऑप्शन सी दिया है पुल स्विच, ऑप्शन डी दिया हुआ है प्लग एंड सॉकेट। तो ये क्या होगा? ये डायग्राम का नाम बताइए। डायग्राम का नाम क्या होगा बताइए, कोई बताएगा? देखिए यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड है, ये ऊपर एक हो गया और नीचे वाला दूसरा हो गया। 2 दिख रहा है यहां पे, ये फर्स्ट वाला हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे ये इसमें फिट हो रहा होगा, लग रहा है कि नहीं? ये जो है इसमें फिट हो रहा होगा। तो जिसको जिसमें फिट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्लग, ये जो प्लग है, प्लग का संबंध किससे होता है? सॉकेट से, क्योंकि प्लग को कहां पर लगाएंगे? सॉकेट में ही लगाएंगे। चलिए अब मैं ये पूछ रहा हूं आपको, ये किस प्रकार का कितने पिन का सॉकेट है? 5 पिन सॉकेट है। तो ये 5 पिन सॉकेट में हम प्लग लगाएंगे तो इसमें 2 पिन प्लग और 3 पिन प्लग दोनों लगा सकते हैं। 2 पिन प्लग लगाएंगे तो किसी 2 में लगाएंगे, यहां से ये फेस हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 4 होल है, तो यहाँ 2 पिन सॉकेट को भी लगा सकते हो और 3 पिन सॉकेट को भी लगा सकते हो। 3 पिन सॉकेट में ये हो जाएगा आपका अर्थ का, ये फेस का और ये न्यूट्रल का। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज दिखा हुआ है, ये ऊपर वाला हो जाएगा आपका प्लग और नीचे वाला हो जाएगा आपका सॉकेट। तो ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये सिंबल है, ये है सिंबल। तो ये हो जाएगा प्लग और सॉकेट का, तो ये प्लग हो जाएगा, ये सॉकेट हो जाएगा। तो प्लग और सॉकेट इसका सही होगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय द एल सीरीज एमसीबी? तो एल सीरीज एमसीबी श्रेणी में एल सीरीज श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन को देखेंगे हम।
एल श्रेणी का एमसीबी, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एम से क्या हो जाएगा? मिनिएचर, सी से सर्किट, बी से ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका यूज कहां करते हैं हम? सर्किट को ब्रेक करने में, ठीक है। ये मैनुअली ब्रेक होता है कि ऑटोमेटिकली ब्रेक होता है? ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। अब ये एल श्रेणी में, एल सीरीज में लगा हुआ है एक एमसीबी, और उसके द्वारा किस प्रकार के लोड को सुरक्षित किया जा सकता है? तो लोड को सुरक्षित करने का काम यह है कि यदि अत्यधिक लोड होगा तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, कम लोड होगा तो एमसीबी सही काम करेगी। तो एमसीबी से जो धारा प्रवाहित होगी वो लोड के करंट कैरिंग कैपेसिटी से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। एक तो मोटर को सुरक्षित करेगा, या ऑप्शन है गीजर को करेगा, या ऑप्शन सी दिया है हैंड टूल्स को सुरक्षित करेगा, या एयर कंडीशनर को करेगा, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एल श्रेणी का एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के लोड को सुरक्षित किया जा सकता है? भाई मोटर भी एक लोड है, गीजर भी। अब गीजर का जो लोड होता है वो आपको पता है 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट। गीजर तो 1000 वाट के ऊपर ही मिलेगा आपको। उसके बाद है आपका हैंड टूल्स। तो हैंड टूल को तो कर ही नहीं सकता भाई, एमसीबी का हैंड टूल से कोई संबंध नहीं है क्या? नहीं है। एयर कंडीशनर, अब एयर कंडीशनर जो होता है एसी, ये टनों में होता है, इसकी जो रेटिंग होती है वो टन में होती है। तो एमसीबी तो इसको तो कर ही नहीं पाएगा। पहली बात तो उतने रेटिंग का हम लगा ही नहीं पाएंगे, उसके लिए तो अलग से ही आपको लगाना पड़ेगा। अब बात यहाँ आती है हैंड टूल्स भी और एयर कंडीशनर खत्म हो गया। अब ये जो एमसीबी है, मोटर और गीजर, चलो 4 ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। चारों ऑप्शन में क्या ऑप्शन आएगा? अब आप अपना ध्यान लगाइए, सोचिए। हैंड टूल्स तो हो ही नहीं सकता, गीजर आएगा, मोटर नहीं आ सकता। लेकिन मोटर को हम एमसीबी, मोटर सर्किट में एमसीबी क्यों नहीं लगाते? वहां पर एमसीबी का काम क्यों नहीं है? भाई किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर हो या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो, उसके लिए स्टार्टर अलग से ही लगा रहता है। तो स्टार्टिंग करंट देने के लिए उसको स्टार्टर का यूज करते हैं। तो मोटर में स्टार्टर का यूज यही है कि करंट को लिमिट करने का, है कि नहीं? तो यहाँ पर मोटर में इसको लगाने से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है आपका गीजर। हाँ, ये गीजर में लगा सकते हैं आप, हैंड टूल्स में लगा ही नहीं सकते और एयर कंडीशनर में नहीं लगा सकते हम, लेकिन गीजर में लगा सकते हैं। पूछो क्यों? गीजर में इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि ये जो है पानी को गर्म करता है कि नहीं, और अत्यधिक हीट होने के कारण ये पावर ज्यादा कंज्यूम करता है, पावर की खपत ज्यादा करता है। और पावर की खपत जब ज्यादा होगी तो आपको मालूम है P = V क्या होता है। और जब भी लोड को बढ़ाया जाता है तो करंट भी बढ़ता है, लोड को बढ़ाने पर करंट भी बढ़ता है। जब करंट बढ़ेगा तो जिस कंडक्टर में धारा प्रवाहित हो रही है उसमें धारा तेजी से फ्लो होगी, और जब धारा तेजी से फ्लो होगी तो एमसीबी लगाना पड़ेगा। क्योंकि यदि कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी है नहीं, मतलब कि धारा को ले जाने की क्षमता उतनी है नहीं, और उससे ज्यादा आप धारा उससे पहुंचा रहे हैं, तो उसका इंसुलेशन जल जाएगा, केबल जल जाएगा। अब इसी फॉल्ट को, यही शॉर्ट सर्किट कहलाता है। इसी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एमसीबी लगाना पड़ेगा। तो एमसीबी का फंडा क्या है? देखो ध्यान से देखिए, एमसीबी का फंडा यह है कि आप इसको जितने करंट के लिए, मतलब कि जैसे 16 एम्पीयर का आपने एमसीबी लगाया, तो ये अपने सर्किट से 16 एम्पीयर का ही धारा प्रवाहित होने देगा, मतलब 16 एम्पीयर की करंट इसमें फ्लो होने देगा। ये उससे ज्यादा हो गया तो ये एमसीबी क्या हो जाएगा? ट्रिप हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि 16 एम्पीयर से ज्यादा धारा अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देगा। इसकी लिमिट क्या है? 16 एम्पीयर, उससे ज्यादा फ्लो होने नहीं देगा।
तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो सुरक्षा है वो एमसीबी देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गीजर। सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमसीबी के बारे में आप विस्तृत रूप से अच्छे से पढ़ेंगे अपनी बुकों में, और उसका अच्छे से उसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, विस्तृत रूप से उसके बारे में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड इन सर्किट, अर्थात कि किस प्रकार का स्विच इसमें उपयोग किया गया है। तो ये सर्किट लिखा ना रहना चाहिए, ये वैसे सर्किट लिखा हुआ है लेकिन प्रिंटेड मिस्टेक है उसमें। तो इस सर्किट में किस प्रकार का स्विच उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इधर से भी सप्लाई, इधर से भी सप्लाई, ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया है, ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया, और यहाँ से सप्लाई इस टाइप से है और इसका कनेक्शन इससे है। तो आपने देखा होगा 3 पॉइंट है इसमें भाई, ये एक पॉइंट, ये दूसरा और ये तीसरा पॉइंट। इसमें भी पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पॉइंट हो गए। तो ये जो स्विच है ये कौन सा स्विच है? कौन सा होगा? 2 वे स्विच। 2 वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं? पॉइंट, 3 कांटेक्ट पॉइंट होते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पर ये स्विच को हमको पता चल गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 में से क्या क्या दिया है चलिए देखते हैं। 1 वे स्विच दिया है, 2 वे स्विच दिया है, इंटरमीडिएट स्विच दिया है और मल्टी पोजिशन स्विच दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 वे स्विच। क्लियर है? अच्छा, ये जो सिंबल है ये काहे का सिंबल है? लैंप का सिंबल है। काहे का है? लैंप का सिंबल है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ ऊपर और नीचे? एन, और नीचे क्या लिखा है? तो यहाँ पर सप्लाई कितना लिखाऊंगा? कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये क्वेश्चन इजी, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो करंट रेटेड केबल यूज्ड टू कनेक्ट हायर करंट लोड, अर्थात कि कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए अब देखेंगे, यहाँ पर केबल की बात की जा रही है। किसकी बात कर रहे हैं हम? केबल। केबल क्या है? पहली बात तो जिसके ऊपर इंसुलेटिंग आवरण चढ़ा होगा वो क्या कहलाएगा? केबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केबल कहलाएगा। तो जिसके ऊपर इंसुलेटिंग आवरण चढ़ा हुआ है वो केबल कहलाता है। मतलब कि जिसके ऊपर अचालक पदार्थ का आवरण चढ़ा होगा वो क्या कहलाएगा? केबल कहलाएगा। तो केबल की परिभाषा में समझ में आ गई। अब ये जो केबल है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। केबल अलग अलग टाइप के होते हैं। अब केबल के ऊपर जो अचालक आवरण चढ़ा होता है, जितनी लेयर चढ़ी होती है उसको डिफाइन करेंगे सिम बस से। 6 लेयर होती है केबल के ऊपर। अब ये जो केबल है इसके मानकर चलिए सबसे पहले सर्वेइंग देखेंगे तो यहाँ पर केबल बनाएंगे आप। तो सबसे पहले ये एक लेयर हो गई, फिर ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर हो गई, ये चौथी लेयर हो गई, ये 5वीं लेयर हो गई और ये 6वीं लेयर हो गई। ठीक है। सी से क्या हो जाएगा? कोर। आई से इंसुलेशन, इंसुलेटिंग मटेरियल या इंसुलेशन। ठीक है। एम से मेटालिक शीथ, मेटालिक शीथ। बी से बीडिंग, ए से आर्मोरिंग और एस से सर्विंग। चलिए अब इसी चीज को यहां पर देखते हैं। ये कोई केबल है और इस केबल को हमने यहां पर बना दिया। अब ये जो पॉइंट देख रहे होंगे आप, चलिए यहां पर इसे जानेंगे। ये क्या हो जाएगा? सर्विंग। ये क्या हो जाएगा? आर्मोरिंग। ये क्या हो जाएगा? बीडिंग। ये क्या हो जाएगा? मेटालिक शीथ। और ये क्या हो जाएगा? इंसुलेटिंग लेयर। और ये क्या हो जाएगा? कोर। तो ये जो कोर होगा, कोर, ये कोर किसका बना हुआ? धातु का। अर्थात कि यही तार कहलाएगा। जिसके ऊपर अचालक पदार्थ चढ़ा नहीं होता वो क्या कहलाता है? वायर।
तार कहलाता है, जिसे नंगा तार भी बोलते हैं, बेयर कंडक्टर भी कहते हैं। लेकिन जिसके ऊपर अचानक आवरण चढ़ा होता है वो क्या बन जाता है? केबल। क्या बन जाता है? केबल। तो ये दोनों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। किसी भी केबल में 6 लेयर होते ही हैं। आप 3.5 कोर केबल भी देखेंगे, ठीक है, XLPE केबल देखेंगे, ठीक है, और जो है HVAC में जो यूज किया जाता है, हाई वोल्टेज AC में, यहाँ पर केबल का जो यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के लिए जो केबल यूज किया जाता है, 3.5 कोर केबल मिलेगा आपको। उसमें क्या मिलेगा? एक R का मिलेगा, दूसरा Y का और तीसरा B का। और तो ये जो मिलेंगे ये मोटे केबल मिलेंगे आपको। इनका साइज तीनों का सेम होगा, लेकिन जो न्यूट्रल का होगा वो बिल्कुल इनका आधा मिलेगा, पतला मिलेगा। क्लियर है? तो ये इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए 4 ऑप्शन देखेंगे। केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया हाई वोल्टेज, उच्च धारा मतलब कि हाई करंट। उच्च धारा का मतलब क्या हो जाएगा? हाई करंट। और कम धारा मतलब लो करंट। तो लो करंट रेटेड केबल को हाई करंट के लोड पर जोड़ दिया जाए। लो करंट रेटेड का मतलब ये होता है जैसे कि 1 mm का तार, कितने mm स्क्वायर का? 1 mm का। अब वो 1 mm के तार को हमने जहां पर 2.5 mm का तार लगता है वहां पर उसका यूज कर लिया हमने, तो क्या होगा? उसका खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगा, क्या वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा? बी दिया हुआ है लोड करंट इंक्रीज मतलब कि भार धारा बढ़ेगा। सी दिया हुआ है वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज मतलब वोल्टेज पाथ घटेगा। या डी दिया हुआ है केबल डैमेज ड्यू टू हीट मतलब गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, पतले से तार को 1 mm स्क्वायर को आपने 2.5 mm स्क्वायर के तार की जगह लगा दिए, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होना चाहिए वहां पर कम रेटिंग वाला लगा दिया आपने, तो वो तार क्या हो जाएगा? भाई जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गर्मी किसके कारण पैदा होगी? हीट के कारण। ये हीट किसके कारण होगा? वोल्टेज के कारण, है कि नहीं? तो ये वोल्टेज के कारण जब इसमें करंट फ्लो होगी तो करंट के कारण इसमें हीट क्रिएट होगा और हीट के कारण ये ब्रेक हो जाएगा, गल जाएगा और जल जाएगा ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केबल के बारे में आपको इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से केबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केबल से वाई क्वेश्चन भी बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ कंड्यूट एसेसरीज। अब आपको इस चित्र को देखना है और इसका नाम बताना है। कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ठोस बैंड, ऑप्शन बी दिया है ठोस एल्बो, ऑप्शन सी दिया है निरीक्षण बैंड और ऑप्शन डी दिया है निरीक्षण एल्बो। क्लियर है? तो ये चीज को इसका सही आंसर क्या होगा ये देखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंड्यूट एसेसरीज। अर्थात कि ये जो कंड्यूट है इस कंड्यूट का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है ठोस बैंड, ठोस एल्बो, निरीक्षण बैंड और निरीक्षण एल्बो। तो अब आपको ये पता करना है ये बैंड है कि एल्बो है। क्या पता करना है आपको? पता क्या करना है? ये बैंड है कि एल्बो है? बैंड है कि एल्बो है? कौन बताएगा? ये बैंड है। तो बैंड और एल्बो में अंतर क्या है? बताइए। एल्बो और बैंड में क्या अंतर है? ध्यान दीजिएगा, आप जो बोल रहे थे वो सही है लेकिन आपके पास ऑथेंटिक आंसर नहीं है। क्या है?
एल्बो है क्या, बैंड है? तो बैंड कैसा होता है? बैंड कैसा होता है? इसे कहते हैं निरीक्षण बैंड। क्या कहते हैं? निरीक्षण बैंड। ठीक है, निरीक्षण बैंड, इसे क्या कहेंगे हम? निरीक्षण बैंड। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निरीक्षण बैंड। अब देखिए, ये जो निरीक्षण बैंड है, जहां पर भी टर्निंग के लिए, मतलब कि वायर को एक दीवार से दूसरी दीवार पहुंचाना है, तब किनारे किनारे, जैसे ये किनारा हो गया और ये जो किनारा हो गया, यहां पर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, बैंड और एल्बो में देखेंगे तो ये इसको और अच्छे से उसका जो चैप्टर है ना, चैप्टर में समझा देंगे इसको। किसी के पास बुक लाए हैं? दीजिए। यहां पर बैंड और एल्बो में क्या अंतर है, इसके बारे में जानना है। तो जो बैंड होता है वो 90 डिग्री पर मुड़ता है। तो यहां पर देखेंगे आप, एंगल कितने डिग्री है भाई? 90 डिग्री है कि नहीं? यहां पर मतलब जहां पर आप 90 डिग्री में किसी पाइप को घुमाएंगे 90 डिग्री का कोण पर, तो वो कहलाएगा बैंड। ठीक है, और जहां पर आप कर्व शेप में, ये कर्व शेप दिख रहा है आपको, कर्व शेप, तो कर्व शेप में जहां पर आप पाइप को घुमाएंगे वो कहलाएगा एल्बो। क्लियर है? बैंड में 90 डिग्री मुड़ेगा और एल्बो में 90 डिग्री से अधिक मुड़ेगा। यहां पर 90 डिग्री से अधिक बन रहा है कि नहीं? यदि ये बैंड होता यहां पर लगा हुआ तो ये ऐसा मुड़ता, इस टाइप से चौकोन मुड़ता कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका बैंड और ये क्या हो जाएगा आपका? एल्बो। ये क्या हो जाएगा? एल्बो। तो एल्बो में 90